यूरोप ने चीन की धोखाधड़ी से तंग आकर अब पूरे यूरोपीय संघ ने कड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है। चीन और रूस CIA प्रमुख का कहना है कि अमेरिका को विश्वास है कि चीन रूस को घातक हथियार देने पर विचार कर रहा है। नतीजे इस बात के और सबूत पेश करते हैं कि एक नई फलती फूलती व्यापारिक संबंध रूस और चीन के बीच। चीन और रूस ने अपनी बिना सीमा वाली साझेदारी की फिर से पुष्टि की। क्या भारत और जापान का मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंधों पर आधारित गठबंधन पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है? यूरोपीय संघ अंततः चीन द्वारा रूस को वर्षों से गुप्त रूप से तकनीकी और वित्तीय सहायता देने के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ब्रसेल्स ने एक व्यापक कदम उठाते हुए कई चीनी बैंकों और कंपनियों पर आंशिक रूप से बदले और चेतावनी स्वरूप प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह एक स्पष्ट संदेश है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए चीन का मौन समर्थन अब छिपा नहीं रह पाएगा। चीन हंगामा कर रहा है, पर उसके अपने अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि वे रूस को यह युद्ध हारने नहीं दे सकते। तो आज हम यह जानेंगे कि रूस के लिए चीन का गुप्त समर्थन उसकी तटस्थता की झूठी छवि को कैसे उजागर कर रहा है। गुप्त बैंक लेन देन से लेकर मेड इन चाइना मुहर लगे ड्रोन के टुकड़ों तक। आइए उन सबूतों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से यूरोप ने चीन के खिलाफ रुख अपनाया है। यूरोपीय संघ के सख्त रुख को समझने के लिए हमें चीन और रूस के करीबी साझेदारी के कारणों पर गौर करना होगा। 2022 में यूक्रेन संघर्ष भड़कने से पहले ही यह शुरू हो गया था। रूसी आक्रमण से कुछ हफ्ते पहले ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नो लिमिट्स साझेदारी की घोषणा की थी। बीजिंग में एक बैठक के दौरान हस्ताक्षरित एक साहसिक बयान में कहा गया कि उनकी दोस्ती असीमित है और सहयोग के लिए कोई क्षेत्र प्रतिबंधित नहीं है। ये केवल बातें नहीं थीं, बल्कि विश्व के लिए एक संदेश था कि चीन और रूस पश्चिमी दबाव का सामना करने हेतु एकजुट हैं। तब से उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया है, खासकर जब से पश्चिम ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। शुरुआती प्रतिबंधों ने रूस को बुरी तरह प्रभावित किया। रूस की वैश्विक वित्तीय प्रणाली, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन तक पहुंच काट दी गई, जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए विश्व के बैंकों को जोड़ती है। रूस की अर्थव्यवस्था के गिरने की उम्मीद थी, लेकिन वह उतनी जल्दी नहीं गिरी जितनी कई लोगों ने भविष्यवाणी की थी। क्यों? चीन के हस्तक्षेप के कारण 2022 के बाद चीन और रूस के मध्य व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2023 में भारत चीन व्यापार 240 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो 26% की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले साल की तुलना में यह बढ़ोतरी है। पिछले साल ये आंकड़ा और भी ऊपर चला गया और पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया, जो उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर औद्योगिक उपकरण तक सब कुछ सप्लाई करता है। पश्चिमी देशों द्वारा रूस को अलग थलग करने की कोशिश के दौरान चीन ने उसका साथ दिया। चीन ने रूसी तेल और गैस सस्ती दरों पर खरीदना शुरू किया और रूस को वह तकनीक एवं पुर्जे बेचने लगा जो अब उसे अन्यत्र उपलब्ध नहीं थे। चीन की भूमिका केवल व्यापार तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक नाजुक संतुलन साधने जैसी थी। बीजिंग ने एक और यूक्रेन संघर्ष में तटस्थता का दावा किया है, साथ ही 2023 की शुरुआत में 12 सूत्रीय शांति योजना भी पेश की थी। इस योजना में युद्ध विराम और राष्ट्रीय संप्रभुता के सम्मान जैसी बातें शामिल थीं। हालांकि यह योजना अस्पष्ट थी और रूस की कार्रवाइयों की स्पष्ट निंदा नहीं की गई। कई पश्चिमी लोगों ने इसे चीन द्वारा खुद को शांति निर्माता दिखाने की एक कूटनीतिक चाल कहा, बिना रूस को वास्तव में चुनौती दिए। यूरोपीय नेताओं ने ब्रुसेल्स में इन प्रस्तावों को पूरी तरह कमजोर और एकतरफा बताते हुए खारिज कर दिया। इस योजना में रूस से सेनाएं वापस बुलाने या हमले रोकने की मांग नहीं थी और इसने संघर्ष को आक्रामकता के युद्ध के बजाय सामान्य गलतफहमी के रूप में पेश किया। EU राजनयिकों ने कहा कि यह चीन का एक दिखावा है, जिससे वह खुद को तटस्थ दिखा रहा है, परंतु मास्को को राहत देने का अवसर प्रदान कर रहा है। चीन ने रूस की भाषा दोहराते हुए इसे युद्ध कहने से इनकार किया, जिससे कोई मदद नहीं मिली। यूरोप के लिए तथाकथित शांति योजना ने सिर्फ यह साबित किया कि चीन अपने साझेदार की रक्षा कर रहा है, असली शांति के लिए दबाव नहीं बना रहा। इस बात को और मजबूत करने के लिए युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार सबूत मिलते रहे हैं कि चीन रूस की कम दिखने वाले तरीकों से मदद कर रहा था। चीनी कंपनियों द्वारा दोहरे उपयोग वाले पुर्जों की आपूर्ति करने की खबरें आईं। इसमें सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रोन के ऐसे पुर्जे शामिल हैं जो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं।
हाल ही में पता चला है कि चीनी इंजन कूलिंग यूनिट के रूप में भेजे जा रहे हैं और उनका उपयोग यूक्रेन में रूसी ड्रोन संचालित करने के लिए किया जा रहा है। चीन रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की सहायता करने के लिए रसायनों और अन्य वस्तुओं के रूप में विस्फोटक भी भेज रहा है। इस सब का नतीजा है अराजकता। रूस को चीन का गुप्त समर्थन यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। चीन द्वारा भेजे जा रहे पुर्जों की मदद से रूस प्रतिमाह सैकड़ों जानलेवा ड्रोन हमले कर रहा है। ये ड्रोन यूक्रेन के शहरों पर हमला कर महत्वपूर्ण नागरिक ढांचे को नष्ट कर देते हैं। रूस ने हजारों लंबी दूरी के ड्रोन का उत्पादन बढ़ा दिया है, जिनमें से कई चीनी तकनीक पर आधारित हैं। आपके अनुमान के अनुसार नुकसान का दायरा विशाल है। यूक्रेन को वर्षों की बमबारी के बाद पुनर्निर्माण के लिए $500 अरब से अधिक की आवश्यकता होगी। चीन के रूस की युद्ध मशीन को चुपचाप सहयोग देने से यूक्रेन की पीड़ा निरंतर बढ़ रही है। उस अडिग अन्याय की भावना की कल्पना कीजिए जो तब आती है जब पता चलता है कि ताकतवर देश हमलावर को मजबूत बनाए रखने में सहायता कर रहे हैं। इतनी चरम हद तक जाने से आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, आखिर चीन रूस के इतना करीब क्यों बना हुआ है? क्या यह केवल नो लिमिट्स समझौते पर हस्ताक्षर करने की वजह से है? स्पष्ट रूप से यह सिर्फ मित्रता या व्यापार का मामला नहीं, बल्कि रणनीति का विषय है। चीन रूस को अमेरिका और यूरोप के खिलाफ मोर्चा संभालने में एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है, जो अक्सर वैश्विक नियम तय करने का प्रयास करते हैं। रूस का समर्थन करके चीन पश्चिमी प्रभाव को चुनौती दे सकता है और एक ऐसी दुनिया बना सकता है जहां उसकी ज्यादा चलती हो। रूस के विशाल तेल और गैस भंडार भी चीन के लिए आकर्षक हैं। 2024 में चीन ने रूस से $60 अरब की ऊर्जा खरीदी, जिससे उसे अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सस्ती आपूर्ति मिल गई। रूस के साथ साझेदारी ताइवान जैसे अन्य विवादों में चीन की स्थिति को मजबूत करती है, क्योंकि यह दिखाता है कि वह पश्चिम के खिलाफ अकेला नहीं है। यह वैश्विक मंच पर चीन की शक्ति बढ़ाने की एक सुनियोजित रणनीति है। चीन ने सार्वजनिक रूप से तटस्थता दिखाकर और चुपचाप आर्थिक समर्थन देकर अपने विकल्प खुले रखे हैं। वर्षों से चीन ने अपने सबसे बड़े बाजार यूरोप व अमेरिका के साथ व्यापार जारी रखते हुए अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार रूस का भी समर्थन किया है। चीन द्वारा अत्यधिक दबाव डालने के कारण यूरोप अब तटस्थता अधिनियम का पालन नहीं कर रहा है। यूरोपीय संघ रूस की मदद में चीन की भूमिका पर नजर रखे हुए है और अब इसके सबूतों को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है। यूरोप ने तय किया कि अब प्रतिक्रिया देने का समय आ गया है, जिससे असली कार्रवाई शुरू हुई। यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया तीखी और सीधी रही है। प्रतिबंध। जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में रूस के युद्ध से जुड़ा अपना 18वां प्रतिबंध पैकेज लागू किया। इस बार रूसी कंपनियों के साथ साथ यूरोपीय संघ ने पहली बार चीनी कंपनियों और बैंकों पर भी कार्रवाई की। रूस सीमा के निकट चीन के 2 छोटे क्षेत्रीय बैंक ब्लैकलिस्ट किए गए। इन बैंकों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने रूसी कंपनियों को भुगतान और व्यापार सौदों में मदद करके पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने में सहायता की। यूरोपीय संघ ने 5 चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर आपूर्तिकर्ता कंपनियों को निशाना बनाया जो रूसी हथियारों में इस्तेमाल हुई। यह एक बड़ी बात थी, क्योंकि यह एक बदलाव का संकेत था। यूरोप अब न केवल रूस के खिलाफ जा रहा था, बल्कि चीन को भी एक मददगार के रूप में देख रहा था। बैंकों को आसानी से नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि वहां चीजें काफी संवेदनशील हो जाती हैं। चीनी वित्तीय संस्थान रूस के साथ लेन देन गलियारा का निर्माण कर रहे हैं। यह दोनों देशों के बीच सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन जैसी पश्चिमी प्रणालियों पर निर्भर रहे बिना पैसा स्थानांतरित करने का एक तरीका है। यूरोप को डर है कि यह गलियारा रूस के लिए युद्ध मशीन को चलाने का एक वैकल्पिक रास्ता बन सकता है। भले ही पश्चिम द्वारा लगाई गई पाबंदियों के बावजूद इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना यूरोप इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की एक सहायक कंपनी का नाम सामने आया है। ऐसी चर्चा रही है कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने प्रतिबंधित रूसी कंपनियों के लिए चुपचाप सौदों को आसान बनाया है, हालांकि उसने जांच से बचने के लिए खुद को कम प्रोफाइल में रखा है। 2023 में रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और अन्य सरकारी स्वामित्व वाले चीनी बैंकों ने अमेरिकी डॉलर प्रणाली तक पहुंच खोने से बचने के लिए कुछ रूसी लेन देन घटा दिए। चीन रूस सीमा के निकट छोटे बैंकों ने इस कमी को पूरा करने हेतु प्रयास किया है। अतः यूरोपीय संघ ने इन क्षेत्रीय बैंकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। यह इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना जैसे बड़े बैंकों के लिए चेतावनी है कि उन पर नजर है। प्रतिबंधों का कानूनी आधार स्पष्ट है। यूरोपीय संघ का कहना है कि युद्ध के दौरान रूस जैसी प्रतिबंधित संस्था की मदद करना मिलीभगत है। यूरोपीय संघ के सख्त नियंत्रण रूस को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाते हैं। चीनी कंपनियों को माइक्रोचिप्स और ड्रोन के पुर्जे तीसरे देशों या शेल कंपनियों के जरिए भेजते हुए
नियमों का उल्लंघन करते पाया गया है। 2024 में यूरोपीय आयोग ने कहा कि रूस के युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स चीन से आए, चाहे सीधे या बिचौलियों के जरिए। यह केवल कुछ गलत कंपनियों की बात नहीं, बल्कि एक बड़ी संख्या है। यह यूरोप द्वारा निर्धारित एक व्यापक समर्थन प्रणाली की ओर संकेत करता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि यह कदम केवल आर्थिक कारणों से प्रेरित नहीं है, यह राजनीतिक मामला है। यह सिर्फ व्यापार और प्रतिबंधों का विषय नहीं, बल्कि धोखाधड़ी और मानवीय पीड़ा के खिलाफ संघर्ष है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां ध्यान देने लायक हैं, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपकी क्लिक से ये महत्वपूर्ण तथ्य शोर के बीच लोगों तक पहुंच पाते हैं। आपके आभारी हैं। यूरोपीय संघ चीनी बैंकों और कंपनियों को चेतावनी दे रहा है कि अगर वे रूस की सहायता करते हैं तो वे भी समस्या का हिस्सा बन जाएंगे। यह एक जोखिम भरा रुख है, क्योंकि चीन कोई आम देश नहीं है। यह यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ 2024 में 800 अरब से अधिक का व्यापार हुआ। चीनी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का उल्टा असर हो सकता है, जिससे बीजिंग बेहद नाराज है। कूटनीतिक प्रभाव यही दिखता है, जो काफी उलझा हुआ है। समय इसे और महत्वपूर्ण बनाता है। प्रतिबंध चुपचाप नहीं लगे थे। ईयू चीन शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले लगाए गए ये प्रतिबंध एक सोचा समझा संदेश था, कोई संयोग नहीं। यूरोप अब शिष्टाचार भरी चेतावनियां देना बंद कर चुका है। ब्रुसेल्स द्वारा बीजिंग के साथ उच्च स्तरीय बैठक में नए प्रतिबंध लागू करना उनकी गंभीरता को दर्शाता है। यह यूरोप का संकेत था कि यदि कुछ नहीं बदला तो चीन के साथ पूर्ववत व्यापार समाप्त हो गया है। यह केवल दिखावा नहीं था। यूरोप भी पूरी तरह से अकेले काम नहीं कर रहा है। यूरोपीय संघ प्रतिबंधों की अगुवाई कर रहा है और वॉशिंगटन इस प्रयास का चुपचाप समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने रूस की मदद करने वाली चीनी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई का दबाव डाला और ब्रुसेल्स को बताया कि युद्ध में तकनीकी उपकरण कैसे पहुंच रहे हैं। वाणिज्य विभाग ने पहले ही ऐसे ही कारणों से 1 दर्जन से ज्यादा चीनी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। बंद दरवाजों के पीछे प्रतिबंधों में रिसाव को रोकने के लिए ट्रांसअटलांटिक समन्वय बढ़ रहा है और दोनों पक्ष समझ रहे हैं कि एक साथ दबाव डालना सबसे प्रभावी है। यही वजह है कि यूरोपीय संघ का 18वां प्रतिबंध पैकेज कई लोगों की अपेक्षा से ज्यादा सख्त निकला। यूरोप द्वारा प्रतिबंधों की घोषणा के तुरंत बाद चीन की प्रतिक्रिया अपेक्षानुरूप तीव्र और तीखी थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को लॉन्ग आर्म जुरिस्डिक्शन करार दिया, जो उनके द्वारा पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप की आलोचना में प्रयुक्त शब्द है। उन्होंने तर्क दिया कि ये प्रतिबंध वैश्विक स्थिरता को कमजोर करते हैं और रूस के साथ सामान्य व्यापार के लिए चीनी व्यवसायों को अनुचित रूप से दंडित करते हैं। बीजिंग के प्रवक्ता लिन तियान ने कहा कि चीन रूस का सहयोग विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन करता है और इसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। चीन गुप्त रूप से यूरोपीय संघ के रवैये को नरम करने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार चीन के यूरोपीय संघ के राजदूत ने बैंकों को प्रतिबंध सूची से हटाने के लिए अधिकारियों से कई बार मुलाकात की, परंतु ब्रुसेल्स अपने रुख पर कायम रहा। यह संकेत है कि यूरोप आसानी से पीछे नहीं हटेगा। फिर भी यूरोपीय संघ के देश चीन पर कितनी कड़ाई से कार्रवाई करने पर एकमत नहीं है। फ्रांस और जर्मनी रूस के साथ गहरे व्यापारिक संबंधों के कारण सतर्क रहे हैं, लेकिन पूर्वी यूरोपीय देशों का दबाव, जो रूस को खतरा मानते हैं, ने इस स्थिति को बदल दिया है। जो भी हो, चीन भी सिर्फ बैठा नहीं है, जबकि यूरोप उस पर वार कर रहा है। जब यूरोप ने चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का सिलसिला शुरू किया, तो बीजिंग ने भी जवाबी कार्रवाई के तरीके तलाशने शुरू कर दिए और इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। पहले कदमों में से एक था यूरोपीय ब्रांडी को निशाना बनाना। चीन ने यूरोपीय ब्रांडी की कम कीमतों पर जांच शुरू की, जिससे फ्रांसीसी निर्यातकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे प्रतिमाह लगभग 50 मिलियन यूरो का नुकसान झेल रहे हैं, पर यह केवल शुरुआत है। चीन के पास जवाब देने के और भी तरीके हैं और उनमें से कुछ यूरोप को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़े खतरों में से एक है दुर्लभ पृथ्वी खनिज। इनका इस्तेमाल मैग्नेट, इलेक्ट्रिक कारों और विंड टर्बाइनों जैसी चीजें बनाने में होता है। यूरोप इन सामग्रियों के लिए चीन पर बहुत हद तक निर्भर है। 2020 और 2023 में चीन ने यूरोप को $1 अरब से अधिक मूल्य के लगभग सभी दुर्लभ पृथ्वी खनिज की आपूर्ति की। चीन द्वारा निर्यात में मामूली कटौती का निर्णय लेने पर कीमतों में तीव्र वृद्धि हो सकती है। यह यूरोप की स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों की योजनाओं को प्रभावित करेगा। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 2010 में एक विवाद के दौरान चीन ने जापान को रेयर अर्थ निर्यात बंद कर दिया था और वैश्विक कीमतें लगभग 30% तक बढ़ गई थीं।
यूरोप के साथ भी ऐसा होने पर सीमेंस और रेनॉल्ट जैसी कंपनियों को गंभीर मुश्किलें हो सकती हैं। चीन यूरोप के लग्जरी बाजार पर भी हावी है। चीनी खरीदार हर साल लुई विटॉन और गुच्ची जैसी यूरोपीय ब्रांड्स पर अरबों खर्च करते हैं। 2024 में ही उन्होंने करीब 10 अरब यूरो का खर्च किया। यदि चीन नए कर लगाता है या उत्पादों की खरीद को हतोत्साहित करता है तो बिक्री में तेज गिरावट आ सकती है। पहले भी कुछ पश्चिमी ब्रांड्स ने शिनजियांग में चीन की कार्रवाइयों के खिलाफ बोलने पर चीनी सोशल मीडिया अभियानों से बिक्री में भारी गिरावट का सामना किया था। H&M ने सिर्फ एक तिमाही में अपनी 20% बिक्री खो दी थी। यूरोप का लग्जरी उद्योग लगभग 10 लाख नौकरियों का समर्थन करता है, विशेषकर फ्रांस और इटली में। तो अगर चीन इस सेक्टर को निशाना बनाता है तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। एक और क्षेत्र जहां चीन हमला कर सकता है वह है दवा। यूरोप अपनी अधिकांश सक्रिय दवा सामग्री चीन से प्राप्त करता है, जिनका उपयोग दवाइयों और अन्य उपचारों के निर्माण में किया जाता है। 2024 में यह बाजार लगभग $40 अरब का था। कोविड-19 महामारी के दौरान चीन ने निर्यात जारी रखा, किंतु शिपिंग में विलंब ने यूरोप की निर्भरता उजागर कर दी। चीन द्वारा डिलीवरी में देरी या दामों में वृद्धि से अस्पतालों और फार्मेसियों को समस्याएं हो सकती हैं। यह एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। चीनी सरकारी मीडिया ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यूरोप की कार्रवाई उल्टा असर कर सकती है और खुद के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। यूरोप द्वारा रूस की मदद के लिए चीन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश के बदले में चीन भी मौन नहीं है। पुतिन ऐसे तरीकों से पलटवार कर सकते हैं जिससे यूरोप की अर्थव्यवस्था, नौकरियां और स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो सकती हैं। और जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, यह आगे पीछे होना और भी खराब हो सकता है। दोनों पक्षों के पास इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने हथियार हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। अब लड़ाई केवल युद्ध तक सीमित नहीं है, यह व्यापार, शक्ति और भविष्य में प्रभुत्व के लिए है। रूस के यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप और चीन के बीच का टकराव व्यापार और कूटनीति से परे है। यह दुनिया के साथ मिलकर काम करने के नियमों को फिर से लिख रहा है। यूरोप द्वारा चीनी बैंकों और टेक कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध एक साहसिक कदम है, परंतु ये केवल सतही उपाय हैं। इस टकराव के असल दांव और प्रभावों को समझने के लिए हमें फंसी हुई कंपनियों पर पड़ रहे असर का करीब से निरीक्षण करना होगा। अन्य देश इस नए विभाजन से कैसे निपट रहे हैं और इसका वैश्विक स्थिरता के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। दबाव महसूस कर रही कंपनियों में दरारें दिखनी शुरू हो गई हैं। एयरबस यूरोप की एक प्रमुख विमान कंपनी का उदाहरण है। चीन उनके लिए एक विशाल बाजार है जो उनके निर्मित प्रत्येक 5 में से एक विमान खरीदता है। 2024 में ये एयरबस ने चीनी एयरलाइनों के साथ 140 विमानों के लिए $17 बिलियन का सौदा किया, जो उनके व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण था। यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण चीनी कंपनियां प्रभावित हैं, जिससे इन सौदों पर संकट छाया है। एयरबस अधिकारियों को आशंका है कि चीन विमानों के ऑर्डर धीमा या मंजूरी में देरी कर सकता है। यह बात खास तौर पर उनके तियानजिन स्थित असेंबली प्लांट के लिए सही है, जो चीनी बाजार के लिए विमान बनाता है। उस $17 अरब के सौदे का थोड़ा सा भी हिस्सा खोना हानिकारक होगा। यूरोपीय प्रतिबंधों की कीमत का यह एक याद दिलाता है। यह सिर्फ एयरबस ही नहीं, जर्मन कार निर्माता भी चिंतित हैं। फॉक्सवैगन चीन में प्रति वर्ष लगभग 3 करोड़ कारें विक्रय करता है, जो इसकी वैश्विक बिक्री का 1/3 है। 2024 में कंपनी को बिक्री से 80 अरब यूरो का राजस्व प्राप्त हुआ। चीन ने यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के जवाब में बड़ी इंजन वाली यूरोपीय कारों पर संभावित टैरिफ लगाने का संकेत दिया है। यदि वे टैरिफ लागू होते हैं तो फॉक्सवैगन को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो सकता है। BMW और मर्सिडीज बेंज भी समान परिस्थिति में हैं, क्योंकि 2024 में BMW की 35% बिक्री चीन में होगी। कंपनियों ने चीन में दशकों तक फैक्ट्रियां और साझेदारियां बनाई हैं। अब वे सोच रही हैं कि क्या उनके निवेश जोखिम में हैं। जर्मन ऑटो उद्योग में 8 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं और चीन में किसी भी तरह की बाधा का मतलब अपने देश में नौकरियों में कटौती हो सकता है। यूरोपीय नेता अपने अगले कदमों पर विचार करते हुए इसी दबाव का सामना कर रहे हैं। छोटे व्यवसायों पर भी दबाव बढ़ रहा है। इन्फिनियन एक जर्मन कंपनी है जो कारों और औद्योगिक उपकरणों के लिए सेमीकंडक्टर चिप बनाती और सप्लाई करती है। चीन उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, जहां 2024 की उनकी कुल आय का 30% यानी लगभग 5 अरब यूरो चीनी खरीदारों से आता है। यूरोपीय संघ के चीनी टेक कंपनियों, खासकर जो रूस को ड्यूल यूज कंपोनेंट्स देती हैं, पर प्रतिबंध ने बदले की आशंका बढ़ा दी है।
यदि चीन अपने बाजार की पहुंच सीमित करता है या सिलिकॉन जैसे कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है तो इन्फिनियॉन का उत्पादन ठप्प हो सकता है। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली सप्लाई चेन की बात है जो यूरोप के उद्योगों को चीन के संसाधनों से जोड़ती है। आर्थिक और कूटनीतिक दोनों ही मोर्चों पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चीन के खिलाफ कदम उठाने में जो सारी जटिलताएं हैं उनके कारण यूरोप बिना सोचे समझे कड़े प्रतिबंध नहीं लगा रहा है और इसके पीछे एक वजह है। यूरोप को अभी भी चीन की आवश्यकता है। चीन यूरोप का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और पूर्ण संबंध विच्छेद दोनों को हानि पहुंचाएगा। यूरोपीय कंपनियां चीन में कार से लेकर लग्जरी सामान तक बेचती हैं और उत्पादन के लिए चीनी कारखानों पर निर्भर हैं। यूरोप एक मजबूत संदेश देने की कोशिश कर रहा है, साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाने का प्रयास भी कर रहा है। यही कारण है कि यूरोप चीन के साथ व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा या अचानक चीनी बाजार से बाहर नहीं निकलेगा। यह संबंध बहुत गहरा है। यदि यूरोप शीघ्रता से कदम नहीं उठाता तो उसे एक विशाल बाजार तक पहुंच गंवाने और घरेलू आपूर्ति में कमी का खतरा है। अधिकांश यूरोपीय नेता यह जोखिम लेने को तैयार नहीं हैं। फिर भी यूरोप जानता है कि वह चीन पर निर्भरता को कम करना होगा। यूक्रेन युद्ध, ताइवान तनाव और रूस को चीन का समर्थन ने स्पष्ट किया है कि एक देश पर अधिक निर्भरता जोखिम भरी है। यूरोप अब अपनी रणनीति बदल रहा है। वह संबंध तोड़ने के बजाय जोखिम कम करने पर ध्यान दे रहा है। इसका अर्थ है चीन पर निर्भरता घटाना पर संबंध पूर्ण रूप से न तोड़ना। यूरोप अपनी सप्लाई चेन को विविधीकृत करके इसे हासिल करने का प्रयास कर रहा है। इसका अर्थ है नए देशों के साथ व्यापार करना और नई सामग्री व उत्पाद स्रोत खोजना। कुछ यूरोपीय कंपनियां उत्पादन वियतनाम, भारत और मेक्सिको में स्थानांतरित कर रही हैं। कुछ कंपनियां विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने हेतु स्थानीय उत्पादन में अधिक निवेश कर रही हैं। यह यूरोप को चीन के साथ किसी राजनीतिक विवाद या व्यापार युद्ध जैसी परिस्थितियों में परेशानी से बचाने के लिए किया जा रहा है। यह बदलाव कठिन है और एक रात में संभव नहीं। चीन अभी भी सस्ती मजदूरी, विशाल फैक्ट्रियां और विपुल उपभोक्ता आधार प्रदान करता है। यूरोप अब दीर्घकालिक सोच रहा है। नेता आर्थिक सुरक्षा और लचीलेपन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है तो यूरोप अपने दम पर खड़ा रह सके। इसीलिए आप नए व्यापार समझौते, स्थानीय उद्योगों में अधिक निवेश और मूल्य साझा करने वाले देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने के प्रयास देख रहे हैं। यूरोप रूस के खिलाफ चीन के समर्थन के विरोध में संतुलित रूप से कदम उठा रहा है। यह अपने सिद्धांतों पर अडिग है, परंतु अपनी अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाए बिना। इसलिए रणनीति चीन से पूरी तरह अलग होने की नहीं, बल्कि अधिक विवेकपूर्ण, सतर्क और भविष्य के लिए तैयार रहने की है। इस सब के बीच एक नई दुनिया उभर रही है जो नए गुटों में विभाजित हो रही है। एक तरफ आपके पास पश्चिमी देश हैं जो प्रतिबंधों और व्यापार सीमाओं पर अपनी समन्वयता को और मजबूत कर रहे हैं। यह सिर्फ व्यापार या प्रतिबंधों की बात नहीं बल्कि ताकत की बात है। दूसरी तरफ चीन और रूस एक समानांतर व्यवस्था बना रहे हैं जो पश्चिमी तकनीक या वित्त पर निर्भर नहीं करती। उनके व्यापार का 2025 तक डॉलर 300 अरब तक पहुंचने का अनुमान है और वे 90% लेन देन के लिए अपनी मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं, जिससे डॉलर की अनदेखी हो रही है। डॉलर का प्रभुत्व पश्चिम को प्रतिबंध लागू करने की ताकत देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चीन और रूस एक व्यवहार्य विकल्प बनाते हैं तो यह उस शक्ति को कमजोर कर सकता है। दो बड़े गुटों के बीच विभाजन एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या व्यापार हमेशा के लिए हथियार बन रहा है? यूरोपीय संघ द्वारा चीनी बैंकों और कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध हथियारबंद परस्पर निर्भरता की दिशा में एक कदम है। यहीं पर आर्थिक संबंधों का इस्तेमाल सजा देने या नियंत्रण के लिए किया जाता है। जो कुछ भी हो रहा है, यह कहना मुश्किल है कि ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बंट रही है, भारत जैसे देश जो पूर्व और पश्चिम दोनों से जुड़े हैं, अब दोनों दिशाओं में खींच रहे हैं। यह ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का हिस्सा है और 2024 में चीन के साथ व्यापार को बढ़ाकर 136 अरब डॉलर कर दिया है। परंतु यह पश्चिमी निवेश और तकनीक पर निर्भर भी है। भारत रूस से 2024 में रोजाना 1.8 मिलियन बैरल सस्ता तेल खरीद रहा है, जो युद्ध पूर्व 0.2 मिलियन था। साथ ही यूरोपीय संघ से भी संबंध जारी हैं। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी के बाद यह एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत को धमकी दी है कि अमेरिका भारत को बुरी तरह तबाह कर देगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को कुचल देगा।
भारत ने कहा है कि वह ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपने नागरिकों के लिए जरूरी कदम उठाएगा। ये पानी में उठती लहरें हैं जो यूरोपीय संघ चीन विवाद में किसी एक पक्ष को चुनने पर मजबूर कर सकती हैं, जिससे अब तक बचा जा रहा था। तुर्की एक अनिश्चित तत्व है। यह नाटो सदस्य होने के बावजूद रूस और चीन के साथ व्यापार जारी रखता है। 2024 में तुर्की का रूस को निर्यात $7 अरब तक पहुंचा, जिसमें सैन्य उपयोग में आने वाली मशीनरी भी शामिल थी। तुर्की और चीन ने हाल ही में अपने संबंधों को मजबूत किया है और दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं। अंकारा दोनों पक्षों के साथ खेल रहा है, लेकिन चीनी कंपनियों पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध तुर्की पर अपने निर्यात नियंत्रण को कड़ा करने का दबाव डालते हैं। तुर्की को यूरोपीय संघ के टैरिफ का खतरा है अगर वह इसका पालन नहीं करता, जो उसे नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसका 40% निर्यात, जो 2024 में लगभग $90 अरब है, यूरोप को जाता है। यूरोपीय संघ के साथ संबंध तुर्की चीन साझेदारी को प्रभावित कर सकते हैं, जो तुर्की के इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रमुख निवेशक है। अफ्रीकी देश भी इस स्थिति में फंसे हैं। कई देश चीनी रणों और बुनियादी ढांचे पर निर्भर हैं। चीन ने 2024 में अफ्रीका में $30 अरब का निवेश किया है, जिसमें सड़कें और बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। लेकिन यूरोप एक बड़ा सहायता दाता है, जो सब सहारा अफ्रीका को हर साल $20 अरब देता है। नाइजीरिया और केन्या जैसे देश किसी भी पक्ष को नाराज नहीं करना चाहते। नाइजीरिया यूरोप को $2 बिलियन का तेल निर्यात करता है, किंतु 2025 में चीन के साथ $5 बिलियन के नए बंदरगाह समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूरोपीय संघ और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण इन देशों को चीनी निवेश या यूरोपीय सहायता में से एक चुनना पड़ सकता है। यह निर्णय उनकी अर्थव्यवस्थाओं को बदल सकता है। स्वार्थ की होड़ से एक ऐसी दुनिया बन रही है जहां विश्वास तेजी से घट रहा है। यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का असर देशों के गठबंधनों पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल रहा है, जिससे वे उन पर पुनर्विचार करने को बाध्य हैं। ऊर्जा बाजार इस समीकरण में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है। यूरोप पहले से ही 2024 में रूसी गैस आयात में 70% कटौती के कारण संघर्ष कर रहा है। यूरोप अब तलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए कतर और अमेरिका जैसे देशों की ओर मुड़ रहा है, जो 2021 में रूसी गैस से 50 अरब यूरो महंगी है। अगर चीन यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के जवाब में व्यापार मार्गों को बाधित करता है, जैसे कि दक्षिण चीन सागर से होकर जाने वाले शिपमेंट्स को धीमा करना, जहां से यूरोप के 30% आयात गुजरते हैं, तो इससे ऊर्जा और शिपिंग लागत और भी बढ़ सकती है। 2025 की शुरुआत में एशिया से यूरोप जाने वाले कंटेनर माल भाड़े की दरें भू राजनीतिक तनावों से 15% बढ़ गई। यूरोपीय उपभोक्ता पहले से ही जर्मनी में 5.3% महंगाई से जूझ रहे हैं और एक और बढ़ोतरी उन्हें प्रभावित करेगी। यह सब कहां ले जा रहा है? देखिए, जो हम देख रहे हैं वो ये है कि अब यूरोप सिर्फ रूस को निशाना नहीं बना रहा है, अब वो उन देशों के पीछे भी जा रहा है जो रूस के युद्ध को समर्थन दे रहे हैं। चीन के मॉस्को के साथ गहरे संबंध अब निशाने पर आ गए हैं और इसके परिणाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ईयू चीन संबंध, जो पहले व्यापार और सहयोग पर टिके थे, अब द्रुत गति से खराब हो रहे हैं। बीजिंग में प्रस्तावित ईयू चीन शिखर सम्मेलन से ठीक पहले तनाव पहले से ही चरम पर था। ईयू ने चीन की प्रतिशोध की चेतावनी के बावजूद प्रतिबंध लगाए, जिससे उनकी जोखिम उठाने की नई इच्छा प्रदर्शित हुई। लेकिन यह एकतरफा लड़ाई नहीं है। चीन भी दबाव बना सकता है और इसमें संकोच नहीं करता। यह टकराव एक नई वैश्विक व्यवस्था को स्थायी बना सकता है। पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने का प्रयास कर रहे हैं। चीन पर बढ़ता दबाव दरार पैदा कर रहा है। चीन अगर रूस के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करता है तो उसे यूरोप के अरबों डॉलर के बाजार का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वह पीछे हटता है तो यह पश्चिम के खिलाफ उसकी रणनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। बीजिंग पहले ही माहौल को परख रहा है और गैर पश्चिमी देशों के साथ व्यापार बढ़ा रहा है। यह बदलाव चीन को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, पर यूरोप की खरीद क्षमता का पूरा विकल्प नहीं है। यूरोप के सामने भी कठिन चुनौतियां हैं। प्रतिबंधों को जारी रखना घरेलू स्तर पर आर्थिक दर्द का जोखिम है, लेकिन ढील देना कमजोरी का संकेत हो सकता है। यूरोपीय संघ आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाकर और घरेलू उत्पादन बढ़ाकर संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। इन परियोजनाओं में वर्षों लग जाते हैं और इस बीच यूरोप असुरक्षित रहता है। अगर चीन निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है तो यूरोपीय संघ के 2030 तक उत्सर्जन में 55% कटौती के हरित लक्ष्य और भी दूर हो सकते हैं। यूक्रेन युद्ध इस विभाजन को बढ़ा रहा है। चौथे साल में यह सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक पुनर्संरेखण का उत्प्रेरक है।
चीन पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध एक दांव हैं कि दबाव बीजिंग को रूस के समर्थन पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। चीन दांव लगा रहा है कि वह पश्चिमी देशों से ज्यादा टिक सकता है, ब्रिक्स और अपनी आर्थिक ताकत पर भरोसा करके। नतीजा इस पर निर्भर करता है कि कौन ज्यादा दर्द सह सकता है। यूरोप की 18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था मजबूत है, परंतु ऊर्जा और व्यापार के झटकों के प्रति संवेदनशील भी है। चीन की 17 ट्रिलियन डॉलर की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के निर्यात पर निर्भर है। यूरोप के दबाव बढ़ने पर चीन के पास विकल्प है। वह रूस के साथ गठबंधन मजबूत कर सकता है, मानते हुए कि पश्चिम पहले झुक जाएगा, या वह पीछे हटकर मॉस्को का समर्थन कम कर सकता है और यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध बचाने की कोशिश कर सकता है, जो 2024 में चीन के निर्यात का 14% थे। यह बीजिंग के लिए एक कठिन फैसला है, जो पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने में रूस को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। इस समय पूरी दुनिया इस हाई स्टेक्स टकराव में देख रही है कि कौन पहले झुकता है। युद्ध के लंबा होने और गठबंधनों के मजबूत होने के साथ सवाल सिर्फ यह नहीं कि कौन पहले झुकेगा, बल्कि यह भी कि झुकने के बाद दुनिया कैसी होगी।